हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बायोलॉजी की यूनिट 4 चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, यानी कि उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये जो है प्रकाश संश्लेषण वर्ड यानी कि फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है, ये आप लोग प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है। फिर भी मैं इसका थोड़ा सा जनरल इंट्रो आप लोगों को देना चाहती हूँ। तो हम जनरल इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एन एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एंजाइम्स है ना, एंजाइम्स के थ्रू रेगुलेट होती है। एंजाइम इसका नियमन करते हैं। एंजाइम्स की प्रेजेंस में होने वाली एक एनाबॉलिक प्रक्रिया है ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें किसका निर्माण होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इनसाइड द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल जिन सेल्स के पास होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, साथ ही साथ CO2 और वाटर की हेल्प से। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है सनलाइट, जो कि एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस इज़ ए केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस है, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया है। in which uses the light energy to synthesis the organic compounds, जिसके अंदर लाइट एनर्जी का यानी कि प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि शुगर, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड, अगर इम्पॉर्टेंस की बात की फोटोसिंथेसिस की, तो इसमें ये क्या है, ये प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? अगर इम्पॉर्टेंस की बात की जाए तो ये प्रोसेस सबसे पहले क्यों नेसेसरी है? क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है। प्लांट्स के लिए ये सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है किसका? फूड का, भोजन का। बिकॉज हमें पता है फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, और क्लोरोफिल, इन सभी की प्रेजेंस में। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसका क्या है? एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। सबसे पहले ये प्लांट्स के लिए प्राइमरी सोर्स का, फूड का जो है सबसे बढ़िया स्रोत है। देन रिलीज O2 टू एटमॉस्फेयर। इसके अलावा आफ्टर द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में। और ऑक्सीजन तो पता ही है कि सबसे नेसेसरी है हमारे लिए सर्वाइव करने के लिए, सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ऊपर सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी की एक्सिस्टेंसी यानी कि उनका अस्तित्व निर्भर करता है। ठीक है, सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को अपनी डेली लाइफ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, भले ही वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या करते हैं, प्लांट से ही उस एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अब बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है इस फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशंस बताई हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो स्टीफन हेल्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1727 में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सनलाइट की क्या इम्पोर्टेंस है उसको बताया था। ठीक है, तो अगर बताया जाए तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? उपचयी क्रिया है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, जनरल इंट्रो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं और वन बाय वन मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ कि कौन से साइंटिस्ट ने कब किस चीज़ को डिस्कवर किया था। इस फील्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। So first, Joseph Priestley in 1770 performed a series of experiments with bell jar, candle and mouse. सबसे पहले जो है in the year 1770 है ना, उसमें जो साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रिस्टले, सबसे पहले उन्होंने बहुत सारी
एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे किसकी हेल्प से? एक बेल जार लिया था, कैंडल और माउस। ठीक है, इन तीनों के साथ में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट जो है वो एक के बाद एक किए हैं, जिसमें प्रिस्टली ऑब्जर्व दैट ए कैंडल बर्निंग इन ए क्लोज बेल जार सून गेट्स एक्सटिंग्विश। ठीक है, उन्होंने जब वो एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पाया कि जो कैंडल है, ठीक है, वो क्लोज बेल जार, अगर बेल जार को हमने क्लोज़ कर दिया है तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, जो बेल जार थी उसको क्लोज़ कर दिया, उसके नीचे जो है एक कैंडल को जला करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने जब क्या ऑब्ज़र्व किया, जो बर्निंग कैंडल थी और क्लोज बेल जार होने के कारण वो जो कैंडल है वो जल्दी से बुझ जाती है। सेम ऐसे ही जो माउस रखा है उसके नीचे, है ना, माउस वुड शून सफोकेट इन ए क्लोज स्पेस। अब पूरी तरीके से बेल जार, सिमिलरली जो माउस है उसे भी अगर क्लोज बेल जार के नीचे रखा जाए तो वो भी, उसको भी सफोकेशन होने लगता है, घबराहट होने लगती है और वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, देन उसके बाद ही कॉन्क्लूडेड दैट द बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ समहाउ डैमेज द एयर। उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला कि यदि जो बर्निंग कैंडल है और साथ ही साथ ये जो माउस है वो किसकी प्रेजेंस में ब्रीथ कर पा रहे हैं, सांस ले पाएंगे? एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, अगर एयर नहीं मिला तो कैंडल भी बर्न नहीं हो रहा है, साथ ही साथ जो माउस है उसे भी ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये उन्होंने कॉन्क्लूज़न निकाला। ठीक है, सेम यही एक्सपेरिमेंट जब दोबारा किया गया, व्हेन ही प्लेस ए मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार, he found that the mouse stay alive and the candle continue to burn। अब उन्होंने क्या किया, वही बेल जार को क्लोज़ कर दिया, बट उसके अंदर अब उन्होंने एक छोटा सा मिंट प्लांट रखा हुआ है, जो कि गमले के अंदर मिंट प्लांट को रखा, साथ ही साथ कैंडल को बर्न करके रखा है और माउस को रखा। जब ये तीनों चीज़ें वहाँ रखी गई और बेल जार क्लोज था, तब उन्होंने ये देखा, hypothesized the follows, plant restore to air whatever breathing animals and burning candles remove। ठीक है, ये जो प्लांट्स था इसके कारण क्या हुआ, जो कैंडल था वो भी कंटिन्यू बर्न हो रहा था, साथ ही साथ माउस जो था वो भी अच्छी तरीके से ब्रीथ कर पा रहा था। ठीक है, क्या किया उन्होंने, मिंट प्लांट को उस बेल जार के नीचे रखा है, जिसके कारण क्या रिज़ल्ट पाया कि जो माउस था वो भी अच्छे से ब्रीथिंग कर पा रहा है, साथ ही साथ जो कैंडल थी वो भी कंटिन्यूसली बर्न कर रही है। इसको मीन्स ये हुआ कि प्लांट जो है वो क्या करती है, एयर को रीस्टोर करके रखती है, यानी ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है। ठीक है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है, तभी तो जो प्लांट है उसके कारण क्या हुआ, माउस जो था हमारा वो भी अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, जिसके कारण वो ब्रीथिंग में उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। साथ ही साथ जो हमारी कैंडल थी वो भी कंटिन्यू बर्न हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ तभी बर्न होती है जब वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, एयर प्रेजेंस होता है। ठीक है, एयर की प्रेजेंस में ही कोई भी चीज़ बर्न करती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ कि आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट क्या करती है, एयर को रीस्टोर करके रखती है और ऑक्सीजन को क्या करती है, रिलीज़ करती है। ये देखिए डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ पर। सबसे पहले क्या किया है, बेल जार है जिसके नीचे उन्होंने क्या करा, एक जलती हुई कैंडल और साथ ही साथ माउस को रखा है और उसको कवर कर दिया। आफ्टर दैट उन्होंने क्या देखा कि माउस जो है वो बिल्कुल सफोकेशन होने लगा है, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी, साथ ही साथ जो कैंडल जल रही थी वो क्या हो गई है, बुझ गई है। ठीक, जब उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया तब क्या किया, सेम यही प्रोसेस थी, बेल जार को कवर किया, बट उसके नीचे क्या रखा है, मिंट का छोटा सा प्लांट रखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, मिंट का प्लांट रखा, माउस रखा और जलती हुई कैंडल रखी है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या देखा कि मिंट प्लांट जो है वो एयर को रीस्टोर कर रहा है, एयर को रिलीज़ कर रहा है, जिसके कारण जो माउस है वो कंटिन्यू अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है, ब्रीथ कर पा रहा है, साथ ही साथ जो कैंडल थी वो भी अपनी प्रोसेस में कंटिन्यू बर्न हो रही है, कंटिन्यू जल रही है। तो फाइनल इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि जो प्लांट होते हैं आफ्टर फोटोसिंथेसिस वो किसको रिलीज़ करते हैं, एयर को। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या क्या
इसके लिए ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे जैन इगेनहाउस। ठीक है, जैन इगेनहाउस इन 1730 से 1799 इन्होंने प्रूफ किया था कि सनलाइट इज़ एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर फॉर्म्ड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल्स। क्या शो किया है कि प्लांट को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सनलाइट की। ठीक है, ठीक है, इसकी प्रोसेस के कारण, सनलाइट की प्रेजेंस के कारण ही वो क्या कर पाती है? एयर को प्यूरिफाई कर पाती है, जिसके कारण जो है वो कैंडल बर्न हुई है और जो एनिमल है वो क्या कर पा रहा है? ब्रीथिंग कर पा रहा है, सांस ले पा रहा है। वो किसके कारण हो रहा है? सनलाइट के कारण, ऐसा उन्होंने बताया। अब उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट, वो देखते हैं। ही परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विथ एन एक्वेटिक प्लांट। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया है? एक्वेटिक प्लांट यानी कि एक जलीय पौधा लिया है। शो दैट इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फॉर्म अराउंड द ग्रीन पार्ट्स वाइल इन द डार्क दे डिड नॉट। ठीक है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है एक्वेटिक प्लांट के साथ, उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि जो ग्रीन पार्ट है उस प्लांट का, वहाँ पर एयर बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि डार्क पार्ट से कोई भी एयर बबल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेटर ही आइडेंटिफाई दिस बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन, हैंस ही शो दैट इट इज़ ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट कुड रिलीज द ऑक्सीजन। राइट, आफ्टर दैट उन्होंने कहा है कि ये जो बबल्स रिलीज़ हो रहे हैं वो किसके हैं? ऑक्सीजन के। और उसके साथ साथ उन्होंने यही बताया है कि अभी मैंने बताया है कि जो ग्रीन पार्ट्स था केवल वहीं से बबल रिलीज़ हो रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने ये शो किया है कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट्स का वही केवल रिलीज़ को, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर सकते हैं, बाकी पार्ट से ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होता है। देखिए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है। सबसे पहले फर्स्ट एक बीकर लिया है और उसमें उन्होंने क्या किया है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो रखा है। ठीक है, अब उसके ऊपर ये जो कीप है उस फनल को उन्होंने उल्टा करके रख दिया है, एक फ़नल रख दिया है इस प्लांट के नीचे। साथ ही साथ उस फनल के ऊपर जो है एक टेस्ट ट्यूब उल्टी करके इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, एक बीकर लिया है जिसके अंदर उन्होंने वाटर को फिल किया है। एक्वेटिक प्लांट लिया, एक्वेटिक प्लांट के ऊपर जो है फ़नल लगा दी गई है और फ़नल का जो माउथ है, फ़नल आपको पता है इस तरीके से होता है। ये फ़नल है जिसके अंदर ग्रीन प्लांट लिया गया है और बीकर के अंदर वाटर फिल किया गया। अब इस फ़नल का जो माउथ ओपन है उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से उल्टा करके रख दिया है। ठीक है, और इसे सनलाइट, इस पूरे अपरेटस को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा गया। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है कि ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी जो कि ऊपर में उल्टी रखी हुई है, वहाँ से क्या हो रहा है, बबल्स, यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में, बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उन्होंने ये प्रूफ किया ये जो बबल्स है वो किसके हैं? ऑक्सीजन के बबल्स हैं, और वो केवल कहाँ से आ रहे हैं? जो इस प्लांट का ग्रीन पार्ट है वहीं से। ठीक है, तो उन्होंने क्या प्रूफ किया है कि जो ग्रीन पार्ट होता है वो वही केवल ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। वो भी कब रिलीज़ करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो इन्होंने क्या प्रूफ किया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। इसके बाद और भी बहुत सारी डिस्कवरी होती गई है, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग चीज़ों को प्रूव किया है। ओके, कॉर्नेलियस वैन नील नाम का साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था विद पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया एंड डेमोन्स्ट्रेटेड द फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, अगेन जो है ये नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था किसके साथ में? पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के साथ में, और ये प्रूफ किया था कि फोटोसिंथेसिस क्या है? ये लाइट की प्रेजेंस में होने वाली प्रोसेस है, यानी कि कम्प्लीटली किस पर डिपेंड है? वो लाइट पर। ही एक्सप्लेन द हाइड्रोजन फ्रॉम H2O रिड्यूस द CO2 टू फॉर्म ए कार्बोहाइड्रेट्स। उन्होंने क्या परफॉर्म किया था, क्या एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोजन जो होता है वो कहाँ से रिड्यूस होती है? H2O से। ठीक है, और ठीक है, तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से? वाटर से। वाटर का जो हाइड्रोजन है वो किसको रिड्यूस करेगा? CO2 को। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है उसको ये जो वाटर का हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। देन ही कंक्लूडेड दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम H2O, और उन्होंने ये भी प्रूफ किया है कि ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है? तो वो H2O से आती है।
ठीक है, एंड नॉट फ्रॉम CO2, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन रिड्यूस कर देता है, ठीक है, तो वो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से आएगी, H2O से। फाइनली द करेक्ट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस वाज डिस्कवर्ड, और इस तरीके से उन्होंने फोटोसिंथेसिस के लिए एक इक्वेशन बनाई है कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले देखिए तो 6 CO2, 6 मॉलिक्यूल किसके चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 H2O के, 12 मॉलिक्यूल किसके हैं, H2O के, ठीक है। इन दोनों की प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर बीच में आएगा सनलाइट और क्लोरोफिल, ये दोनों भी इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। इन सभी की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो आफ्टर रिएक्शन किस किस का फॉर्मेशन होता है, तो C6H12O6 यानी कि शुगर बनती है, जो कि क्या है, फूड मटेरियल है प्लांट्स का। साथ ही साथ इनके ब्रेकडाउन से 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यानी कि वाटर के और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज होते हैं। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के लिए ये एक इक्वेशन उन्होंने दी है जो कि बताती है कि किस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की ये इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ आती है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती कहाँ पर है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मोस्टली इन लीव्स। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, ग्रीन पार्ट्स में, और ग्रीन पार्ट कौन सा होता है प्लांट का, ऑब्वियसली लीव्स होगा। तो फोटोसिंथेसिस किस में होगा, पत्तियों में, है ना, क्योंकि पत्तियाँ ग्रीन होती है और ग्रीन पार्ट्स में ही क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, क्लोरोफिल में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। विदिन अ लीफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन मेसोफिल सेल्स विच कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। अब हमने लीव्स तो कहा है, पर लीव्स में भी कहाँ होता है, लीव्स की जो मेसोफिल सेल्स होती है उसमें, क्योंकि मेसोफिल सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट कंटेन होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ होता है, ग्रीन पार्ट में यानी कि लीव्स में होता है, और लीव्स की कौन सी सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में, क्योंकि इसी पार्ट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट आर द एक्चुअल साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो साइट क्या हुई फोटोसिंथेसिस की, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। द थाइलोक्रोइड in chloroplast contain most of the pigments required for capturing the solar energy to initiate the photosynthesis। अब क्लोरोप्लास्ट का यदि स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें थाइलोकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो थाइलोकॉइड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, वो ऐसे पिगमेंट्स को कंटेन करते हैं जो कि क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थाइलोकॉइड्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो पिगमेंट्स क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को कैप्चर करेंगे ताकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। द मेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो होता है ग्रेना, is responsible for trapping the light energy and for synthesis of ATP and NADPH, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना वाला पार्ट होता है यानी कि उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। अब लाइट एनर्जी जैसे ही ट्रैप होती है ना, कैच होती है, वैसे ही क्या होता है, ATP और NADPH का सिंथेसिस, उनका संश्लेषण स्टार्ट हो जाता है। बायोसिंथेटिक फेस यानी कि डार्क रिएक्शन इज कैरिड इन स्टोमा वेयर द CO2 इज रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। डार्क रिएक्शन जो होती है यानी कि बायोसिंथेटिक फेस जो होता है वो किस में होता है, स्टोमा में। स्टोमा के अंदर क्या होता है कि जो CO2 होती है वो रिड्यूस करती है, कार्बोहाइड्रेट से CO2 का रिडक्शन होता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कौन रिड्यूस करेगा, H2O रिड्यूस करेगा, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि कहाँ से आती है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये सारी जो साइट है फोटोसिंथेसिस की वो क्या है, मेनली क्लोरोप्लास्ट होती है ना। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है,
जो थाइलाकोइड्स होते हैं उसमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। साथ ही साथ जो ग्रेना होता है उसमें लाइट एनर्जी ट्रैप होती है और एटीपी और एनएडीपीएच का सिंथेसिस होता है। डार्क रिएक्शन परफॉर्म होती है जिसके अंदर CO2 कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, रिड्यूस होता है, और ये प्रोसेस कहाँ होगी, स्टोमा के अंदर होती है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम डायग्राम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का। तो इस तरीके से ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो लाइनें हैं इस लाइन को कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, और इसमें जो है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक दूसरे से ऐसे एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं, कॉइन जैसे स्ट्रक्चर, जिसे कि ग्रेना कहा जाता है। ठीक है, अंदर जो फ्लूइड्स मटेरियल फील अप किया होता है उसे कहते हैं स्ट्रोमा। इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ स्टार्च के ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं और लिपिड्स के भी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रेना है वो जब बंच बनाते हैं उस बंच को कहा जाता है थाइलाकोइड्स। क्या कहा जाता है, थाइलाकोइड्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें मैं बता चुकी हूँ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं जिसको ग्रेना कहा जाता है, और उस ग्रेना के पूरे बंच को कहा जाता है थाइलाकोइड्स। अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है उसे कहते हैं स्ट्रोमा, साथ ही साथ राइबोसोम्स, लिपिड्स और स्टार्च के ग्रैन्यूल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर किसका है, क्लोरोप्लास्ट का। अब हम इसके आगे की प्रोसेस हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।